Hello everyone. Good evening. This is Ritu Meena. I have secured 541 rank in the Civil Services Examination 2022, and today I will be sharing what was my strategy to clear this exam. And मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्वेरीज को मैं एड्रेस कर पाऊँ और आप सभी की इससे काफी हेल्प हो। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक यूपीएससी टाइम कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आप सभी की सहायता कर पाऊँ और आप सभी के क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाऊँ। थैंक यू यूपीएससी टाइम। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2017 एंड मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। उसके बाद आई हैव स्किप 2 अटेम्प्ट्स आल्सो। 2018 में आई कुड नॉट क्लियर माय प्रीलिम्स। फिर 2019 का अटेम्प्ट मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज आई चेंज्ड माय ऑप्शन सब्जेक्ट एंड देन अगेन आई गिव अनदर अटेम्प्ट इन 2020। 2020 में आई क्लियर्ड प्रीलिम्स बट मेंस का कट ऑफ मेरा 23 नंबर से रह गया था। तो उसके बाद मैंने 21 में अटेम्प्ट नहीं दिया बिकॉज अगेन ड्यू टू माय जॉब आई एम करंटली वर्किंग एज अ सीनियर टैक्स असिस्टेंट इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। And then I gave them my third attempt in 2022, and this year I have secured rank 541. And I'm very thankful to all the people who have helped me to reach this far, especially my family and friends, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी, जितने भी लोगों का ये ड्रीम है, वो उसी तरीके से अचीव कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। ओके, सो अपनी स्ट्रैटेजी के मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की तैयारी को अपने आप में आई डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। देखिए, एक तो आपका स्टैटिक हो गया, जो जीएस के लिए प्रिपेयर करना है उसमें आपका स्टैटिक है एंड करंट है। सेकेंड पार्ट इज सी सैट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जीएस के लिए आई वुड टेल व्हाट सोर्सेज आई फॉलोड, द बेसिक सोर्सेज। तो प्रीलिम्स के लिए आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रेफर करेंगे। अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है तो वो एनसीईआरटीज पढ़ सकता है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। मैंने स्पेशली नहीं पढ़ी है बिकॉज लक्ष्मीकांत आई रेड एंड इट वाज अंडरस्टैंडेबल टू मी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज लक्ष्मीकांत कवर्स एवरीथिंग स्पेसिफिकली एंड वेरी होलिस्टिकली। सेकेंड सोर्स इज फॉर इकोनॉमिक्स। फॉर इकोनॉमिक्स शुरू से ही मैंने मृणाल सर के लेक्चर्स को फॉलो किया है फ्रॉम माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू दिस अटेम्प्ट, सो आई वुड से हिज सोर्स इज इनफ। अदर देन दैट मैंने कोई भी एनसीईआरटीज वगैरह फॉलो नहीं करी हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। थर्ड इज आर हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री को अगेन आई डिवाइड इन एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री प्लस कल्चर। तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों के लिए आई रेफर्ड ओनली वन सोर्स। तो एंशियंट के लिए आप आर एस शर्मा रेफर कर लीजिए एंड मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कौन सा सब्जेक्ट किस बुक का है, ऑथर का नाम, बट यही 2 बुक्स हैं द ओल्ड एनसीईआरटीज। एंड देन मॉडर्न के लिए वी फॉलो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एवरीवन फॉलोज, इट इज अ गुड बुक, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही अच्छा है, तो आप वो कर सकते हैं। ये सारा सोर्सेज आप फॉलो करिए, प्लस इसके साथ आपका कल्चर वाला पार्ट आता है हिस्ट्री में, जो कि ऑलरेडी एंशियंट और मिडिवल में तो आपको बुक्स में मिल ही जाएगा, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, क्लास 11th की बुक, वो मैंने फॉलो करी थी, दैट इज इनफ। वो आप फॉलो कर लीजिए, उससे आपका हिस्ट्री का जो पार्ट है इस इन सभी सोर्सेज से स्पेसिफिकली कवर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। फॉर एनवायरनमेंट आई फॉलोड शंकर आईएएस बुक। उसमें भी स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्पेसिफिक चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए और सिर्फ उतना ही पढ़िए, दैट इज इनफ। तो ये बेसिक सोर्सेज रहे। ज्यादा एक ज्योग्राफी, नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आई फॉलोड ऑल द बुक्स फ्रॉम एनसीईआरटीज क्लास 6 टू क्लास 12, सारी एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज बेस्ट सोर्स है ज्योग्राफी को करने के लिए। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डाउट्स होते हैं समझने के लिए, तो मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे देर इज अ कोर्स अवेलेबल बाय रतंजल मैम,
विच इज़ अ वेरी गुड कोर्स ऑन ज्योग्राफी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। डाउट्स क्लियरिंग के लिए मैंने उसको रेफर किया है एंड इट इज़ अ गुड सोर्स। तो ये बेसिक सोर्सेज हैं स्टैटिक पार्ट के लिए जो मैंने आपको बताए। एंड प्लीज कोशिश करिए कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें, क्योंकि ज्यादा सोर्सेज जितने आपके पास होंगे उतना ही मुश्किल मुश्किल हो जाएगा उसको कंसोलिडेट करना, और उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसको रिवाइज करना। तो जितने आप कम सोर्सेज रखेंगे उतना बेटर आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, एज रिवीजन इज द की, एज वी ऑल नो इन फॉर प्रीलिम स्पेसिफिकली। सेकेंड पार्ट जो आता है हमारा जीएस में, दैट इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था, आई यूज टू फॉलो ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल। तो उनके यूट्यूब चैनल पे डेली दो वीडियोस अपलोड होते हैं। वन इज एडिटोरियल डिस्कशन, दे यूजुअली टेक फ्रॉम हिंदू ओनली, एंड सेकंड इज प्रीलिम्स बूस्टर डिस्कशन। तो ये दो वीडियोस हैं जो मैं रोज डेली फॉलो करती थी। एंड देन इनकी जो मंथली मैगजीन आती थी ओनली आईएएस की ही, उसको आई यूज टू रेफर एट द एंड, मंथ के एंड में। एंड अगेन प्रीलिम्स के एग्जाम होने से पहले मैंने उसको 2 बार और रिवाइज कर लिया था। तो आप अपने करंट अफेयर्स को 3 से 4 बार रिवाइज करिए और एक ही सोर्स रखिए। तो जैसे मैंने फॉलो किया, आप भी कोई एक सोर्स फॉलो करिए और उसको कंसिस्टेंटली कर लिए, चाहे वो ओनली आईएएस हो या कोई और अदर सोर्स हो। उसको 12 से 14 महीने का आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करिए, तो आपका करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। So this was my all sources for a prelims GS part. सेकेंड इज सी सैट। काफी बच्चे इस बार भी जो प्रीलिम्स, मैंने अभी तक पेपर देख नहीं पाई हूँ एक्चुअली, बट मेनी स्टूडेंट वर सेइंग कि सी सैट वाज रियली टफ। एंड 2018 से ही हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि सी सैट का जो लेवल है वो यूपीएससी बढ़ाता जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सी सैट पे भी बहुत ध्यान दें और उसमें भी कट ऑफ क्लियर करें। मेरा स्पेसिफिकली क्या है कि मैंने सी सैट की अलग से कभी प्रिपरेशन नहीं करी, because in 2016 I took the SSC CGL exam, and उसके लिए I prepared and I cracked it. तो since I have read reasoning, maths, English for that exam, तो मैंने वही सोर्सेज को फॉलो कर लिया, मैंने अलग से सीसैट की तैयारी नहीं की थी। बट जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है, कभी सीसैट की प्रिपरेशन अलग से नहीं करी है, उनको आई वुड लाइक टू एडवाइस कि आप अलग से प्रिपेयर करिए, या आपको कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग लीजिए, या खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं यूट्यूब से। तो मैथ्स वाला सेक्शन और इंग्लिश वाला सेक्शन आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मे बी अदर पीपल कैन गाइड बेटर इन दिस, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी, तो मैंने अलग से इसके लिए कभी प्रिपेयर किया नहीं। ओके, so this was my whole strategy for the prelims part. Second, we come to मेंस। मेंस में देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट सही चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर गलत चूज हो जाता है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, जो कि मेरे साथ हुआ। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक आई डिड, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप प्लीज इस गलती से सीख लें मेरी और खुद ना करें, तो आपका काफी टाइम सेव हो सकता है। So I took geography as an optional in the starting period when I started preparation. Geography is a good subject, no doubt. It helps in GS a lot, and prelims में भी आपको काम ही आता है, ऐसे में भी GS 1-3 में बहुत हेल्प कर देता है। एंड सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, आई यूज टू लाइक इट वेरी मच, नो डाउट अबाउट इट। बट however, I was not able to write answers in geography. So that was my weakness, that because of which I was not able to score good in geography, and I realized कि इससे मेरा better answers मैं नहीं लिख सकती हूँ, और मुझे वो थोड़ा difficult लगा। Then I switched my optional subject to हिंदी literature. तो अभी जो मैंने 2 बार मेंस लिखा है अपने 3 अटेम्प्ट्स में, सेकेंड अटेम्प्ट में जो मैंने मेंस लिखा था हिंदी लिटरेचर से ही लिखा था। एंड दिस टाइम ऑल्सो आई हैव रिटन माई मेन थ्रू हिंदी लिटरेचर। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सोच समझ के टाइम लेके चूज करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ऐसा चूज करें जिसका गाइडेंस आपको इजीली अवेलेबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपको सोर्सेज अवेलेबल हो, कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, यू शुड नो इट इन एडवांस। थर्डली, स्कोर स्कोर अच्छा आना चाहिए। आप एक बार चेक करिए कि स्कोरिंग कैसी हो रही है, यूपीएससी कैसे मार्क्स दे रही है, और आपको इंटरेस्ट है या नहीं। ये 3-4 क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए यू कैन यूज चूज योर
ऑप्शनल सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। यस, एंड आप उसी में फिर बेटर करिए। आंसर राइटिंग एंड ऑल इट्स गुड, वो तो करना ही है, बट स्टार्टिंग जो चूज करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। देन एक बार आपने जो चूज कर लिया, यू हैव टू इन्वेस्ट नेक्स्ट 6 to 7 months इन योर ऑप्शनल, विच इज वेरी हैक्टिक एंड बहुत डेडिकेटेडली आपको करना पड़ता है। तो उसको स्विच करना मतलब बहुत ब्लंडर हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, आपका टाइम टू वेस्ट हो जाएगा। तो वो प्लीज ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर मेंस में हम देखें तो देर आर 7 पेपर्स, essay, 4 GS papers and 2 optional papers. Other than that, 2 compulsory पेपर हैं आपके, एक लैंग्वेज पेपर इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज पेपर, जो भी आप लैंग्वेज यूज चूज करते हैं। माइन वॉज हिंदी, उस तरीके से। तो ऑप्शनल का जैसे मैं बताऊं अगर, तो हिंदी लिटरेचर का मैंने कोचिंग लिया था फ्रॉम दृष्टि आईएएस, एंड पूरी कोचिंग आंसर राइटिंग मैंने उसी से करी है। इट रियली हेल्प मी अ लॉट। तो वो मैं रिकमेंड करना चाहूंगी, आप अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके अलावा एसए में अगर आप देखो, एसए में तो आई डोंट थिंक आई एम अ राइट पर्सन टू गाइड इन दैट, बिकॉज आई हैव सिक्योर्ड 99 मार्क्स दिस ईयर। लास्ट ईयर आई सिक्योर 98 मार्क्स, सो नॉट गुड। जिसने बेटर स्कोर किया हो उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी इस बार, मैंने 5-6, पिछली बार मैं ऐसे नहीं लिख पाई थी, प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। इस बार मैंने 5 से 6 ऐसे लिख लिए थे ऑलरेडी, और प्रिपेयर भी किया था, बट समहाउ ओके, मैंने अपनी तरफ से अच्छा लिखा था, बट ठीक है, जो भी यूपीएससी ने मार्क्स लिए दैट्स फाइन। उसके बाद आप आ जाइए जीएस वाले पेपर पे। तो वो जीएस का काफी प्रिपरेशन तो हमारा प्रीलिम्स के साथ ही हो जाता है, क्योंकि हम उसके साथ ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब प्रीलिम्स का पेपर पास में नहीं है, लाइक 3 महीने पहले, तो आप प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई करिए। सब ऐसे ही करते हैं, वही सही तरीका है। तो जैसे आप प्रीलिम्स का पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी हमारा जीएस 1 का जैसे पार्ट है, तो उसी से आप ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं, और वहीं से प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। तो साथ में दोनों का रहेगा, तो आपको आंसर राइटिंग भी आ जाएगा और आप जीएस के प्री के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेंगे। तो तब तक आप इसको फॉलो करिए। तो जीएस 1 एंड जीएस 3, ये तो आपका काफी हद तक स्टैटिक से ही कवर हो जाता है। जीएस 2 में भी लक्ष्मीकांत पॉलिटी से काफी कुछ कवर हो जाता है। उसके अलावा जो भी चीजें करंट अफेयर के इश्यूज उस टाइम पे चल रहे थे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए मैंने मी 365 को फॉलो किया था बाय विजन, विच इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट, एंड वो होलिस्टिकली सारे करंट इश्यूज को कवर कर देता है, ताकि आप आंसर डेटा भी प्रिपेयर कर पाए जो आपको आंसर्स में लिखना है, और उसके लिए बहुत सही रहेगा। तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। देन कम्स आर एथिक्स पेपर, जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 प्रिपेयर करने के लिए देर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी में पेपर आता है। तो पार्ट ए इज द थ्योरी पार्ट, जो आपको पहले प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आप कोई भी सोर्स उठा सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। मैंने फोरम आईएएस का जो रेड डेटा बुक आता है उसको उठाया था, वहीं से अपना कंटेंट प्रिपेयर किया था, एंड इट वाज गुड इनफ। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी कोचिंग के नोट्स या जो भी आपको बुक लगे वो आप फॉलो करिए। एक सोर्स आपको रखना है थ्योरी पढ़ने के लिए, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा जरूरी है पार्ट बी के लिए कि आप केस स्टडीज को लिखें। केस स्टडीज पढ़िए, पिछले 5 साल की केस स्टडीज आप उठा लीजिए, जो भी पिछले 5 साल में आ रखी हैं, एंड राइट देम, या कैसे लोगों ने लिखा हुआ है वो देखिए, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। एक बार आपने समझ लिया हाउ टू राइट केस स्टडीज, देन यू कैन राइट। उसको एक प्रोसीजर है, एक क्राइटेरिया है कि हमें इस तरीके से आंसर केस स्टडीज को फॉलो करना चाहिए, आंसर करना चाहिए। आप वो समझ लेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इसी तरीके से मेंस का रहेगा आपका। मेंस की आंसर राइटिंग की अगर जहां तक मैं सवाल करूं, काफी बच्चे पूछते हैं कि आंसर राइटिंग कब शुरू करें। तो देखिए, आंसर राइटिंग आप स्टार्टिंग से मत करिए बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी आपने चीजें पढ़ी नहीं है। करंट आपका अभी आप चालू ही करते हो, तो आप लिंक नहीं कर पाते हो स्टैटिक और करंट को। तो बेटर है कि आप कुछ टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपनी पढ़ाई में। आप स्टैटिक पढ़िए, करंट पढ़िए। जब आपका सम पोर्शन ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप उसके आगे जब आपने कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया, तब आप आंसर राइटिंग शुरू करिए विद बेसिक्स। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए, उसमें जो बेसिक स्टैटिक
आया है आप उसको लिखिए। आप करंट के इश्यूज़ पे अगर क्वेश्चन लिखने लग जाएँगे, तो आपको लगेगा कि मुझे तो आता ही नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ और आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, उस सबसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर राइटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है कि पहले आपने सिलेबस खत्म कर रखा हो। एटलीस्ट प्रीलिम्स से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आप उसको कंप्लीट करके रखिए। आपको प्री के बाद टाइम नहीं मिलेगा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को करने का, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आंसर राइटिंग आप ज़रूर कर सकते हो, आप सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं, ना उसको याद कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पहले से कंप्लीट। देन एथिक्स का पेपर, एथिक्स पेपर भी देखिए प्रीलिम्स के बाद एक-एक दिन आपका इम्पोर्टेंट होता है एंड आप एथिक्स का अगर पढ़ने ही तब बैठेंगे तो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं ला पाएँगे। तो एथिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें प्रीलिम्स से पहले ही। देन आपका जो जीएस वाला पार्ट है एंड आपका एस्से वाला पार्ट है, वो आप बाद में मैनेज कर सकते हैं। एस्से लिखने के लिए आपको होलिस्टिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपने सिलेबस का हर पार्ट पढ़ रखा हो, ताकि आप अपने एस्से में हर एंगल को इंक्लूड कर सकें। पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, लीगल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, लाइक एवरीथिंग। तो आप वो बाद में कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और जीएस की आंसर राइटिंग भी थोड़ा-थोड़ा आप प्री के साथ ही करते रहिए। 1-1, 2-2 क्वेश्चन डेली। देन बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट वो आप प्रीलिम्स के बाद भी लिख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को खुद पहचानें कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। मुझे जैसे राइटिंग इज़ वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स, तो मुझे राइटिंग में इतना दिक्कत नहीं आता था कि मैंने 1-2 पेपर भी लिखे तो दैट वाज़ फाइन फॉर मी। मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मुझे कंटेंट माय कंटेंट वाज़ नॉट गुड इनफ, इसलिए लास्ट टाइम मुझे मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो व्हाट आई डिड फॉर माय नेक्स्ट अटेम्प्ट, मैंने बेटर प्रिपेयर किया। मैंने बेटर अपना कंटेंट बेटर प्रिपेयर किया रादर देन फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग बिकॉज़ दैट वाज़ ऑलरेडी समथिंग आई वाज़ गुड एट। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करिए। मेरी स्ट्रैटेजी या किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड टॉपर की स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली या ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करिए और जिस भी टॉपर की जो बात आपको अच्छी लगती है, आप उसको सिर्फ यूज़ करें और सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को ही यूज़ करें और उसको अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करें। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट मेंस प्रिपरेशन। लास्ट में इंटरव्यू के लिए अगर मैं गाइडेंस देना चाहूँ फॉर अ थर्ड स्टेज इंटरव्यू, दिस वाज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू ओनली। इससे पहले मैंने इंटरव्यू फेस नहीं किया था। तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए मेंस के बाद जो वो हमसे डैफ भरवाते हैं और उससे पहले भी हम डैफ 1 भर चुके होते हैं। तो आपके जो दोनों डैफ हैं 1 एंड 2 उसमें जो भी कीवर्ड्स मेंशन हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड। सेकेंडली 2 चीज़ें हैं। सेकेंडली है कि आप करंट अफेयर्स जो भी उस टाइम पे चल रही हैं, इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक्स न्यूज़ में हैं, उनको एनालाइज़ करें, डिस्कस करें और थॉरोली पढ़ें, ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। एंड थर्ड थिंग इन दिस प्रिपरेशन इज़ योर मॉक इंटरव्यूज़। तो जहाँ भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, आप वहाँ पे अपने मॉक्स दीजिए और खुद का फीडबैक लीजिए, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ठीक करने के लिए, क्या नहीं है। उसके अलावा जो भी आपको ठीक लगे वो आप प्रिपेयर करिए। बाकी इंटरव्यू इज़ काइंड ऑफ अ वेरी रैंडम स्टेज। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी प्रिपरेशन से मतलब कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी नहीं है कि ऐसे कर लेंगे तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। डिपेंड करता है आपसे क्या क्वेश्चन्स पूछे हैं, बोर्ड मेंबर्स आपसे क्या पूछ रहे हैं, उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आप इम्प्रूव करते रहिए, बाकी सारा गाइडेंस आपको मिल ही जाएगा। सो दिस वाज़ अबाउट द इंटरव्यू स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको बताई प्री, मेन और इंटरव्यू एंड मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही दैट आई आल्सो टोल्ड यू गाइस एवरीथिंग। नाउ किसी को जो भी क्वेरीज पूछनी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आई विल एड्रेस देम। जो भी आप लोग पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर योर क्वेरीज।
प्रीलिम्स के जीएस पेपर क्या टफनेस बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी ओके फॉलो की जाए। रंगलाल मीना जी का ये क्वेश्चन है जीएस पेपर के लिए। देखिए ये बात ठीक है कि जिस तरीके से इस बार भी यूपीएससी ने ऑप्शन एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस को काफी पेयर वाला चीज लाके इंट्रोड्यूस करके काफी टफ बना दिया है। देखिए आप एग्जाम के ट्रेंड में चेंज आने से अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा चेंज मत कीजिए, क्योंकि एट द एंड देखिए आपके जो बेसिक सोर्स हैं वो वही रहेंगे। आप बेसिक सोर्स तो नहीं चेंज कर सकते अपने। देन सेकेंडली आप मल्टीपल सोर्सेज भी नहीं इकट्ठा कर सकते। आप दो चार बुक एक्स्ट्रा पढ़ के वो क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा बुक्स खरीद के या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इकट्ठा करके आपके लिए प्रॉब्लम होगी, रिवीजन में दिक्कत आएगी, वो भी आप नहीं कर सकते। तो रादर देन चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी, आप एक चीज कीजिए। आप पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी यूपीएससी ने दिए हैं, आप उनको एनालाइज करिए। आप अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा कि कुछ चीजें जो यूपीएससी इंट्रोड्यूस कर रहा है, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कंफ्यूजन वो पैदा कर सकते हैं कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जिस तरीके से हटाया है, तो आप उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, तब भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ये मॉक्स प्रैक्टिस करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जितनी भी नॉलेज आपके पास है वो। अदर देन दैट ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। वही सोर्सेज फॉलो कीजिए, मॉक्स को बेटर प्रिपेयर कीजिए, आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। आप देख भी रहे होंगे पेपर टफ आ रहा है, उसके हिसाब से कट ऑफ का ट्रेंड भी कम जा रहा है और नीचे जाता जा रहा है। तो सेकेंडली आपका एग्जाम में जो माइंडसेट है कि अगर पेपर में कुछ चेंज आ गया या टफ पेपर आ गया है, तो एकदम से पैनिक मत कीजिए। स्टिल अटेम्प्टेड, क्योंकि ये जो जो भी चेंज आता है वो सब बच्चों के लिए, अगर वो टफ है तो वो सब बच्चों के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। सो यू डू योर बेस्ट इन द प्रीलिम्स, एंड आप सही सोर्सेज फॉलो कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके, आशा जी का क्वेश्चन है कि आपने जॉब के साथ कैसे सब हैंडल किया। ओके, तो ये मैं थोड़ा बता दूं। एसएससीसीजीएल 2016 का एग्जाम मैंने दिया था, एंड उससे मुझे टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिला था इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड सिंस देन 2018 में ज्वाइनिंग आया था अक्टूबर में, तब से मैं वर्किंग हूँ, और मैं उससे पहले ही एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी शुरू कर चुकी थी। तो यूपीएससी की तैयारी मैंने जब शुरू की थी तो 1 साल मुझे ऑलरेडी हो गया था, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था। तो कुछ कुछ चीजें मैंने तभी कवर अप कर ली थी। तो जॉब के साथ मैंने एग्जैक्ट मतलब मेरा पीरियड थोड़ा, जर्नी इतना लंबा रहा है, लाइक 6 साल का ड्यूरेशन हो गया है प्रिपेयर करते हुए। तो बहुत अलग अलग टाइप के फेजेस में मैंने प्रिपेयर किया है। तो आप जॉब के साथ जब भी मैनेज करते हैं तो देखिए बेस्ट वही है। मैंने भी लोगों के वीडियोस देखे थे, लोगों से पूछती थी कि कैसे आपने जॉब के साथ प्रिपेयर किया। तो जॉब के साथ देखिए आपको जो भी टाइम आप निकाल सकते हैं वो आप निकालिए। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, डेली अप डाउन। तो 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का तो मिनिमम लग ही जाता है। तो उस टाइम को आप यूज करिए। उस टाइम पे आई यूज टू डाउनलोड माई ओनली आईएएस वीडियो ऑफ फॉर करंट अफेयर्स, और मैं करंट अपना उसी में पूरा कर लेती थी। तो इस तरीके से आप टाइम यूज करिए। फिर अगर ऑफिस में देखिए, गवर्नमेंट ऑफिस है मेरा, तो कुछ हॉलीडेज आपको मिल जाते हैं, एंड सैटरडे संडे वाज अ वीकेंड वाज ऑफ फॉर मी। तो वीकेंड मिला लो, और आप बाकी ट्रैवलिंग टाइम यूज कर लो, और घर आने के बाद 3 से 4 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। तो उतना कंसिस्टेंटली मैंने फॉलो किया, तो मैं इस चीज को कंप्लीट कर पाई। तो वही आप कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा जॉब के साथ करने के लिए। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है, बट उसके साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि देर इज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैकअप ऑप्शन और से अ प्लान बी, बिकॉज यूपीएससी हैज दिस लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी कि आपको नहीं पता आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। इस अटेम्प्ट में आई हैव क्लियर दिस एग्जाम, बट श्योरिटी तो मुझे इस अटेम्प्ट की भी नहीं थी। तो इसी तरीके से किसी की भी श्योरिटी नहीं होती है। आप एक दो अटेम्प्ट देने के बाद अगर आपका नहीं हो रहा है, तो आप एक बैकअप प्लान रखिए, ताकि यू शुड हैव समथिंग टू फॉल अपॉन। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं जॉब के साथ। आई थिंक दैट माइट बी डूएबल। ओके।
Okay, next question is from Zaviria Naz. Good afternoon. Okay. For next prelims 2024, May 2023 to 2024, sufficient or from January 2023 to May 2024? देखिए प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स एक साल का बहुत है। अगर आपके पास लीवे है, टाइम है, आप और पीछे का कर सकते हैं। अभी दिस इज टुडे 1 जून, तो जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, आपका 5 महीना निकल चुका है, राइट? तो 5 मंथ का करंट अफेयर्स करना माइट बी वेरी हैक्टिक नाउ। आपको अब भी करंट अफेयर जो चालू रहेगा वो भी करना है, पीछे का भी करना है। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो आप उसको रहने दीजिए। बेटर है जो आपके पास अभी है आप उसको कीजिए। नेक्स्ट 12 महीने तक, नेक्स्ट प्रीलिम्स तक पूरा एक साल का करंट अफेयर फॉलो कीजिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू रादर देन डूइंग द प्रीवियस करंट अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम आशा। आपने पेपर फर्स्ट के लिए कोई कोचिंग की थी क्या? कोचिंग का देखिए जैसे मैं बता चुकी हूँ, ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री, ये तरह की चीजें मैंने खुद ही करी हैं। और जहां भी पॉसिबल हुआ अगर मुझे खुद नहीं समझ आया तो मैंने यूट्यूब चैनल या किसी भी और कोचिंग के प्लेटफॉर्म्स है जो कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स को यूज किया है। वहीं से कुछ भी डाउट्स आते थे तो मैंने सॉल्व किए हैं। उसके अलावा जैसे मैं बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स का मैंने स्पेशली मृणाल सर का कोर्स लिया था, एंड वहीं से मैंने पूरा प्रिपेयर किया है। इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी। मैंने अपने तीनों अटेम्प्ट में मृणाल सर का कोर्स ही फॉलो किया फॉर इकोनॉमिक्स स्पेशली। बाकी सबके सोर्सेज मैं आपको बता चुकी हूँ, और वही सोर्सेज मैंने फॉलो किए। कोचिंग पे ज्यादा रिलाय अगर आप जीएस में ना ही करें तो बेटर है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपको बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप कोचिंग लीजिए। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आपको सब्जेक्ट समझ आ रहा है तो ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है उसमें कोचिंग लेने की। और हर सब्जेक्ट की कोचिंग लेना भी जरूरी नहीं है। बहुत सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे ज्योग्राफी इज अ लिटिल बिट टेक्निकल सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा बच्चों को परेशानी आती है समझने में। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कोचिंग लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप मत लीजिए। जरूर कोचिंग लेना इज नॉट मस्ट, बट जहां दिक्कत आ रही है वहां जरूर लीजिए। ओके, रंगलाल मीना इज आस्किंग पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ा जाए और आप कैसे पढ़ते थे? ठीक है, देखिए पढ़ने का तरीका ऐसे समझ लीजिए। आप ये प्रीलिम्स का पेपर देना है आपको, तो आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो कम से कम आपको 4 बार तो पढ़ के जाना ही, राइट? तो जब आप शुरुआत करते हैं, शुरू में जब आप कोई बुक उठा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो पहले रीडिंग में आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सब स्टार्टिंग में नहीं समझ आता है। वो सब धीरे धीरे समझ आएगा, स्टेज बाय स्टेज समझ आएगा। तो शुरू में आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको बुक में जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं आपको समझ आना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ उसको समझिए, देन टू कम टू द सेकेंड रीडिंग। जब आप सेकेंड टाइम उसको पढ़ रहे हैं तो टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड मार्क, मार्क व्हाट इज इम्पोर्टेंट। नाउ ये कैसे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मार्क करना है? फॉर दिस, फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बाय यूपीएससी। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप कोचिंग के मॉक टेस्ट देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत फॉर द फर्स्ट टाइम, आप शुरू में पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत, आपको जो जो चीज समझ आ रही है, कुछ नहीं भी समझ आएगा ऑब्वियसली। देन आप मार्केट से उसका आप मॉक टेस्ट ले आइए। दो मॉक टेस्ट आ जाएंगे, विजन का आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने भी किया था। आप मॉक टेस्ट लेके आइए बेसिक्स वाले, उसमें आपको आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। तब आपको समझ आएगा कि याद क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, और आप उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़िए। देन थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि सेकंड में आप मार्क कर चुके हैं पेंसिल से, इन थर्ड रीडिंग आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड ये मुझे पढ़नी है एट द एंड, ये तो याद रखना ही है। थर्ड में आप हाईलाइट कीजिए। एंड फोर्थ रिवीजन इज ओनली योर लास्ट रिवीजन, जिसमें आप सीधा पढ़ लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है एंड यू जस्ट हैव टू रीड इट। तो इसको 3-4 स्टेजेस में मैंने ऐसे डिवाइड करके पढ़ा था। एक बार आप पूरा पढ़ लेते हैं पॉलिटी, जब भी आपने जिस भी अटेम्प्ट में आपने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। आप 2 बार रिवाइज करिए, बस उसी को रिवीजन करते रहिए। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे पूछते हैं मैम याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। देखिए किसी को याद नहीं रहता है, ये दिक्कत सबको आती है, मुझे भी आती थी। इतना कंटेंट हो जाता है, इतना बल्कि हो जाता है सब कुछ कि उसको याद कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, योर रिवीजन एंड योर मॉक टेस्ट।
आप रिवाइज करिए, अब मॉक टेस्ट दीजिए, आप रिवाइज करिए, अब मॉक टेस्ट दीजिए। तो इससे आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, आप रिकॉल करना आपको ईज़ी होता जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई डिड, दैट इज़ हाउ आई read फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके। मेरा मीडियम भगवत जी आप पूछ रहे हैं हिंदी मीडियम से या इंग्लिश? देखिए, मेरा मीडियम तो इंग्लिश है। फॉर एस्से, फॉर जीएस पेपर मैंने सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा है और इंग्लिश में ही मेरा मीडियम रहा है। अदर देन दैट ऑप्शनल वाज़ माय हिंदी लिटरेचर। कोई भी स्टूडेंट जिसका मीडियम इंग्लिश है, वो हिंदी लिटरेचर एज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ले सकते हैं। तो सिर्फ हिंदी लिटरेचर मेरा हिंदी में था, उसके अलावा मेरा पूरा मीडियम ऑफ my exam was English only. Okay, Ranglalal Meena ji is asking प्रिपरेशन के दौरान कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और जब डिमोट हो तो कैसे मोटिवेटेड रहें? देखिए, ये फेज़ सबके साथ आता है, मेरे साथ भी बहुत बार आया है। So many times you feel so demotivated that you feel like quitting this exam. Like enough, बहुत हो गया, अब नहीं करना, अब नहीं होता, अब नहीं कर पाएँगे। देखिए, ऐसे टाइम्स के लिए जब आपको बहुत डिमोटिवेशन हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट, ऑनेस्टली। तो मेरी फैमिली में पापा, मम्मी, भाई-बहन सभी लोगों ने मेरा बहुत-बहुत साथ दिया। इवन व्हेन आई फेल्ड इन माय 2 अटेम्प्ट्स, दे वर स्टिल लाइक दिस कि कोई बात नहीं, आप करना चाहते हो आगे करो, इट्स ओके टू फेल, कोई बात नहीं। मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला गया कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। बिकॉज़ अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, आप किसी से 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो एग्ज़ाम क्लियर कर ही देगा या कर देगी। तो फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है ऐसे डिमोटिवेटेड टाइम्स के लिए। दूसरा है आपके फ्रेंड्स। समटाइम्स होता है कि हम अपनी बातें अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, इतना प्रेशर आ जाता है। तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि अच्छे दोस्त आपके आपके पास हों, जो आपको मोटिवेट करते रहें और आपको स्टिल मतलब आप एग्ज़ाम क्लियर करें, ना करें, आप फेल हो जाएँ, फिर भी दे लव यू इक्वली एंड अनकंडीशनली। सो आई थिंक आई वाज़ लकी इनफ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं, अभी भी मेरी लाइफ़ में, जो मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे और हमेशा यही कहा कि एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ नॉट द एंड गोल ऑफ योर लाइफ़। तो जिससे मुझे थोड़ा बैलेंस और पीस ऑफ माइंड रहता था कि ठीक है, आई विल डू माय बेस्ट, बाकी देखा जाएगा क्या करें। तो ये 1-2 तरीके हैं, उसके अलावा समटाइम्स अगर कोई नहीं भी होता था, तो खुद को मोटिवेट करना भी आना चाहिए, वो भी मैंने किया है। आप वेरियस यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको फ़ॉलो कीजिए। ऐसे कुछ अगर आपके कॉन्टैक्ट में हो, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, आपके अच्छे दोस्त हैं, उनसे बातचीत करिए। आई हैव दिस वन फ्रेंड Mintu Meena, he has already cleared the exam. So he used to guide me a lot and motivate me a lot. तो ऐसे दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने आस-पास का एनवायरनमेंट और लोग ऐसे रखिए जो आपको मोटिवेट करें और खुश रखें। मतलब नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, कट ऑफ रखिए। तो ये चीज़ें बहुत ये थोड़ी ईज़ी हो जाती हैं। थैंक यू। ओके। और कोई क्वेरी जिसका मैंने अभी तक आंसर नहीं किया हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। किया राना आज आस्किंग दिस वाज़ योर व्हिच अटेम्प्ट? दिस वाज़ माय 3rd अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकंड में मेंस नहीं क्लियर हुआ एंड दिस वाज़ माय 3rd अटेम्प्ट। ठीक है, कृष्णा शेलार। कृष्णा इज़ आस्किंग मैम हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन विथ कॉलेज? देखिए मैंने तो कॉलेज में प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आई एम अ 2016 पास आउट। तो मैंने तो तब प्रिपरेशन नहीं करी है, उसके बाद भी एसएससी का दिया है। लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं या जिनको पहले से ही अपने एम डिसाइडेड है कि उनको यूपीएससी देना है आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। पर आप देखिए शुरू से मत कीजिए बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दें। क्योंकि जो कॉलेज टाइम होता है, वो ना आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉलेज लाइफ़ को भी जिएँ और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। क्योंकि जब इंटरव्यू स्टेज आता है, आप वहाँ तक पहुँचते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि
इंटरव्यू इज नॉट समथिंग टू प्रिपेयर इन वन डे, इट इज समथिंग विच जो कि बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत बचपन से ही डेवलप होती आ रही है, तो कॉलेज में आपको और टाइम मिलता है और ये अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने का। तो थोड़ा बैलेंस रखिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, बिना स्ट्रेस के पढ़िए, आराम से। जो भी आपको टाइम मिल रहा है दिन में 1 घंटा या 2 घंटा, या आपको वीकेंड पे सैटरडे संडे में टाइम मिल रहा है, आप एक सब्जेक्ट उठाइए। लाइक आपने पॉलिटिक्स चूज़ किया, 2 महीने का टाइम रखिए और उसको थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ते रहिए। ऐसे हर सब्जेक्ट आप धीरे-धीरे कवर करते रहिए विदाउट एनी टेंशन, या कि भई मुझे जस्ट उसके बाद देना ही है अच्छे से। मतलब उसके चक्कर में आप अपने कॉलेज के सब्जेक्ट्स को बस कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, एक बैलेंस बना के रखिए, तो आप साथ में तैयारी कर सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। ओके। Manish Sagar is asking, ma'am, my English language, there are so many spelling mistakes and sentence structure wrong. How to improve it? ओके, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करने में दिक्कत आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में दिक्कत आ रही है, तो बहुत ज़रूरी है आप एक चीज़ कर सकते हैं, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर से आपकी वोकैब्युलरी तो अच्छी होगी ही, आपकी स्पेलिंग्स भी बेटर हो जाएँगी, आपको अच्छा समझ आने लगेगा, स्ट्रक्चरिंग भी आपकी अच्छी होगी। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप उसको लगातार 1-2 महीना फॉलो कीजिए, आपको इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा डेफिनिटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रंगलाल मीना जी इज आस्किंग, मैम जी एनसीईआरटी सभी पढ़ना ज़रूरी है क्या? इनका कितना रोल है और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए क्या पढ़ें? ओके, एनसीईआरटी देखिए सभी पढ़ना, मैंने नहीं, मतलब आई डोंट नो पढ़ना ज़रूरी है नहीं है, सबके लिए वर्क्स अकॉर्डिंगली। मैंने नहीं पढ़ा है, सब एनसीईआरटीज़ को मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने स्पेशली ज्योग्राफी में, जैसे मैंने बताया 6 टू 12th एनसीईआरटीज़ मैंने सारी फॉलो करी हैं, उसमें सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। बाकी हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, जैसा कि मैंने बता चुकी हूँ। कल्चर में भी एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट वाली बुक थी, वो मैंने पढ़ी है। और तो हिस्ट्री की कोई एनसीईआरटीज़ नहीं, पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, ये में कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है मैंने। और जहाँ तक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो, बेसिक्स के लिए आप क्लास 10th लेवल का साइंस अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने पर्सनली नहीं किया था। व्हाट आई डिड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़, जैसा कि मैंने बताया आई यूज्ड टू फॉलो ओनली आईएएस चैनल, तो ओनली आईएएस चैनल पे डेली न्यूज़ आता है प्रीलिम्स बूस्टर का, उसी में कुछ साइंस की न्यूज़ भी आती है, तो वो पढ़ाते हैं। तो साइंस की जो भी न्यूज़ आती है, व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब मंथ एंड पे मैं अपनी मैगज़ीन पढ़ रही हूँ, तो उसमें जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ आया है, आई यूज्ड टू सर्च इट। आई यूज्ड टू सर्च इट एंड रीड मोर अपॉन इट। लाइक ब्लैक होल्स पे कुछ आया है, ग्रेविटेशनल वेव्स पे कुछ आया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएँगे ना, तो आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कुछ एरियाज़ हैं, जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। कुछ इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हो गई, जो कि इंडिया न के थ्रू लॉन्च की गई हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएँगी। तो आप उन सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ करके देखें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आप करंट अफेयर से ही ज़्यादातर फॉलो कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप बेसिक पढ़िए, यूट्यूब वगैरह पे जाके सर्च कर लीजिए। अदरवाइज़ 10th की बुक इनफ है साइंस की, आप उसमें बेसिक्स देख सकते हैं, वरना करंट अफेयर ही फॉलो करें। आप देखेंगे क्वेश्चंस जो आते हैं वो यूजुअली करंट अफेयर से ही आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो मंथली लास्ट में जो भी मैगज़ीन आ जाती है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसमें सारी न्यूज़ कवर हो जाती है। उसके अलावा आप अपनी तरफ से हर न्यूज़ को सर्च करके थोड़ा डीप में जाके पढ़ें, ताकि जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स पूछ रही है, उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम राहुल। आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे या घर पर एफिशिएंसी कहाँ हाई रहती है? ओके, ओके, दिस क्वेश्चन कि पढ़ना कहाँ है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सबका अपना अलग-अलग रहता है और मैंने हर तरीके से पढ़ाई करी है। क्योंकि आप देखिए 6 साल का पीरियड रहा है, तो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, सो आई हैव ट्राइड मल्टीपल मेथड्स। तो कई बार मुझे जब घर पे मन नहीं लगता था या लगता था घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आई जॉइन लाइब्रेरी। मेरे घर के पास ही मैंने लाइब्रेरी भी जॉइन की थी, तो मैं वहाँ पढ़ती थी। मैंने कुछ महीनों तक फॉलो किया, उसके बाद मुझे लगा कि अभी लाइब्रेरी से बोर हो गए हैं, तो माहौल चेंज करने के लिए, एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए मैंने घर पे भी पढ़ाई करी है। तो अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ पा रहे हैं, आपका मन लग पा रहा है, घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है और लोगों का,
या कई लोग के साथ होता है कि घर पे गेस्ट आते रहते हैं तो बहुत दिक्कत रहती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, या घर वाले कुछ ना कुछ काम पकड़ा दे रहे हैं। तो वो अगर ऐसे इश्यूज है तो आप घर पे मत पढ़िए, आप कहीं बाहर पढ़िए। लेकिन अगर कोई इश्यूज नहीं है तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे ना। जो एफिशिएंसी जहां आपकी अच्छी आ रही है आप वहां पढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन कैसे प्लान करते थे? देखिए, रिवीजन का ऐसे रहता है, प्रीलिम्स जब आने वाला है उससे आप 3 महीना पहले निकाल लीजिए कि 3 महीने पहले आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू करनी है। और उस टाइम में क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट पहले कवर कर चुकी हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉलिटी रिवाइज करना है, तो पॉलिटी का रिवीजन जब मैं 3 महीने पहले लेके बैठी हूँ, तो मुझे 1 हफ्ता लगेगा उसको करने में, लक्ष्मीकांत को करने में। लेकिन मुझे उस एग्जाम से पहले भी उसको 3 बार रिवाइज करके जाना है, तो एक बार मैंने तब पढ़ूंगी, मुझे 1 हफ्ता लगेगा। देन इस तरीके से यूजुअली 1.5 महीने में आई विल कवर ऑल ऑफ माई सब्जेक्ट्स। 1.5 महीने में, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, अभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट रिवाइजिंग देम। तो सबको एक एक हफ्ता लग जाता है। उसके बाद जब सेकंड रिवीजन करूंगी तब मुझे और कम टाइम लगेगा, लाइक 3 to 4 days एवरी सब्जेक्ट। एंड देन लास्ट मिनट रिवीजन इज जस्ट skimming through the pages and everything। तो वो तो बहुत ही कम टाइम लेता है, वो तो आपको जस्ट नजर मारनी है क्या क्या आपने पढ़ लिया। तो आप उस तरीके से 3 महीने का टाइम पीरियड लेके शेड्यूल कीजिए। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा कम भी हो सकता है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू चूज अकॉर्डिंग टू यू, आपको कितना टाइम लग रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें और एग्जाम में रिटेन कर पाए, उस तरीके से पढ़ें। ओके, आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो शेड्यूल थोड़ा ऐसा रहता था कि सुबह जब उठना है उसके बाद ऑफिस जाना है तो ट्रैवलिंग टाइम यूज कर लो पढ़ने के लिए, करंट अफेयर्स करना है। देन उसके बाद आप ऑफिस में जाते हो तो मुझे ऑफिस में जितना टाइम मिलता था, लाइक अराउंड लंच टाइम या समथिंग, तो मैं अपना एक सब्जेक्ट ले जाती थी कोई ना कोई, जैसे एक स्पेक्ट्रम ले गई, तो उसी का एक चैप्टर रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया, जो भी करना है मुझे। तो वंस ऑफिस में कम ही पढ़ाई हो पाती थी, ज्यादा नहीं। देन वापस आते टाइम भी अगेन करंट अफेयर्स का कुछ बचा है तो वो कर लिया मैंने। फिर शाम को वापस आने के बाद मुझे जो टाइम मिलता था वो शाम को ही मिलता था। तो 6 बजे तक घर आ जाने के बाद 7 बजे जैसे मैंने शुरू किया, 7 से 9 2 घंटे की पढ़ाई, 9 से 10 डिनर टाइम रहता था, खाना पीना रेस्ट टाइम ले लिया, एंड देन 10 से 12 की पढ़ाई। तो यूजुअली ऐसे 3 से 4 घंटे में निकाल लेती थी। तो इस तरीके का मेरा शेड्यूल रहा है, और काफी डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल रहे हैं मेरे, क्योंकि मैंने बिना जॉब के भी पढ़ाई की है, फिर मैंने जॉब के साथ भी पढ़ाई की है। वीकेंड्स पे अलग शेड्यूल रहता है, वीकेंड्स पे पूरा दिन होता है। तो उस तरीके से शेड्यूल करती थी कि आज ये सब्जेक्ट लेके बैठना है या आज ऑप्शनल लेके बैठना है। तो आप अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घंटे मत गिनिए कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, 8-10 घंटे ही पढ़ना है, आप जितना टाइम निकाल सकते हो उतना अच्छा है। मैं जॉब के साथ 4 से 5 घंटे निकाल सकती थी, तो मैंने 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी है। लेकिन अब ये 4 से 5 घंटे मैं कहूँ कि मैंने पूरे 6 साल ऐसे ही पढ़ा है, दैट इज नॉट राइट। शुरू में आई यूज टू इन्वेस्ट, जब मैंने तैयारी शुरू की थी, आई यूज टू इन्वेस्ट 8 to 10 आवर्स डेली। उतना लग ही जाता था, कोचिंग भी अटेंड करनी है, फिर घर आके वो पढ़ना भी है, तो 8-10 घंटे हो जाते थे पढ़ाई में। लेकिन बाद में जॉब के साथ जब कम टाइम मिलता था, और ऑलरेडी मैं सब्जेक्ट कवर कर चुकी थी, लाइक लक्ष्मीकांत में पढ़ चुकी हूँ, स्पेक्ट्रम में पढ़ चुकी हूँ, तो वो सिर्फ रिवाइज करनी होती थी, तो वही चीजें मैं 4 से 5 घंटे में भी मैनेज कर लेती थी। थैंक यू। Manish Sagar is asking, ma'am, I'm a college student. I read newspaper The Hindu, understanding, but writing skill is not good. How to prepare? Okay. तो देखिए, जिनका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी राइटिंग स्किल पे काम करने की, डेफिनेटली। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ना बेसिक क्वेश्चन उठाइए। प्रीवियस ईयर्स में जो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं, लाइक 10 मार्कर, उसमें 2 पेज लिखने होते हैं, हमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। आप 10 मार्कर क्वेश्चन उठाइए एंड उसको लिखिए। लिखिए एंड किसी से चेक करवाइए, या तो आपके कोई पीयर्स हों, या फिर कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए जो टेस्ट सीरीज में आपको चेक करके दे सके कि कैसे करना है। उस तरीके से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल होना अच्छी बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऑलरेडी ये था, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो मैंने इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा मुझे। अगर आपकी नहीं है तो आप जरूर मेहनत कीजिए। मैम, कृष्णा इज आस्किंग, मैम, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस? ओके। देखिए, कॉन्फिडेंस क्या होता है ना, कि शुरू में किसी को भी नहीं रहता है। व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग वी आर सो डाउटफुल,
हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्रीलिम से पहले भी यही रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग ना जो अपने आप बिल्ड हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को एंड चीज़ें आपको याद रहती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आपने मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर दिया, यू नो कि यार ये मुझे याद हो रहा है, ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छी पकड़ हो गई है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ना कॉन्फिडेंस दिलाती हैं कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आप जैसे मैंने मीम्स लिखा, मीम्स में आई फेल्ड, राइट? मेरा 23 नंबर से रह गया था। लेकिन सिर्फ़ 23 नंबर से रहा, मुझे लगा कि यार बाकी तो मैंने इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो आई कैन डू बेटर कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था इसलिए मेरे नंबर कम रह गए। नेक्स्ट टाइम मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ। तो आपकी प्रिपरेशन ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है। जैसे-जैसे आप पढ़ते रहते हो, आपका सिलेबस खत्म होता रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती रहती है, आप मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने लगते हो, आपकी कॉन्फिडेंस अपने आप इम्प्रूव होगा। Okay, next is Rituraj Jha. Ma'am, for optional paper, coaching is essential or not because syllabus is very vast, covering in short span is a challenge. Okay. तो देखिए ऑप्शनल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आप प्लीज़ इसके लिए कोचिंग लीजिए, क्योंकि कोचिंग से बहुत हेल्प हो जाती है, आपको बहुत गाइडेंस मिल जाता है एंड मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। तो जैसे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था हिंदी लिटरेचर में, तो मुझे कोचिंग लेनी पड़ी, इसलिए मेरे को कोचिंग चाहिए थी और मैंने ली। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जो बीए, एमए कर चुके हैं ज्योग्राफी में या हिंदी लिटरेचर में ही, आई डोंट थिंक उनको ज़रूरत है कोचिंग की। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपका क्या सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या आप बिना कोचिंग के भी उसमें 250 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं? इफ येस, देन नो नीड फॉर कोचिंग अदरवाइज़ गो फॉर कोचिंग। कुछ कोचिंग्स बहुत अच्छे भी होते हैं, हेल्प भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऑल कोचिंग्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई से फॉर जीएस क्योंकि जीएस का सिलेबस फिर भी जैसे पॉलिटी का एक-एक बुक है आप कंप्लीट कर लेते हो। ऑप्शनल थोड़ा ज़्यादा वास्ट हो जाता है, ज़्यादा डीप हो जाता है, तो अगर आपको उसमें बैकग्राउंड नहीं है तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए यू माइट नीड कोचिंग। ऋतुराज जी मैं ऑलरेडी बुक लिस्ट अपनी स्टार्टिंग में शेयर कर चुकी हूँ। एक बार आप गो थ्रू करिएगा वीडियो से आपको बुक लिस्ट जो भी मेरे प्रीलिम्स के सोर्सेज़ रहे हैं वो मिल जाएँगे। थैंक यू। Krishna Shellar is asking, ma'am, how to avoid distraction, social media. Okay. This is one challenge during preparation कि social media पे सब लोग present हैं, everyone is using, तो उसे कट ऑफ करके भी नहीं रहा जा सकता कई बार। तो ज़रूरी है कि आप ना मिनिमम सोशल मीडिया यूज़ करिए, जितना मिनिमम आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप मेरे लिए ज़रूरी था, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो कोई ना कोई मैसेज, इम्पोर्टेंट अपडेट्स चाहिए होते हैं। तो व्हाट्सएप में यूज़ करती थी। उसके अलावा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, एफबी हो गया, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो आई वाज़ नॉट वेरी एक्टिव ऑन दीज़। मतलब बहुत रेयर कभी चला लिया तो चला लिया वरना नहीं चलाया। क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस रहता है। आप दूसरों की लाइफ देखते रहते हो, पीपल आर एन्जॉयिंग एंड यू आर स्टिल स्टडीइंग इन दिस रूम तो वो आपको और डिमोटिवेट कर देता है। तो बेटर है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना यूज़ कीजिए। So I don't think it will be a problem then. आशा जी का क्वेश्चन है इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें? इंटरव्यू का प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस भी मैं ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ। आप वीडियो से गो थ्रू करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएँगे। उसके अलावा क्वेश्चंस देखिए मेरा जो इंटरव्यू था दैट वाज़ सिंस आई एम फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो वन क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द टैक्सेशन व बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन टैक्स। अदर देन दैट ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे मेरे करंट अफेयर बेस्ड थे। So current affairs से related like Punjab issue, the Khalistan issue was going on. So they basically asked me what is it and what the problem of drugs in Punjab, how to tackle that. Then liquor problem as we have seen Delhi में बहुत liquor policy वाला excise policy है ये 2015 वाली वो उसका बहुत issue हो रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बाकी 2023 is the year of the millets. So importance of millets, why farmers are नॉट मच फोकसिंग ऑन मिलेट्स इस तरीके के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे यूजुअली मेरे बैकग्राउंड से एंड ज्यादातर मेरे बैकग्राउंड से एंड करंट अफेयर से मोस्टली ओके आनंद सिंह इज आस्किंग मैम करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं ओके देखिए दो चीजें हैं फॉर माय प्रीलिम्स 2020 मैंने नोट्स बनाए थे
बट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स मैं नोट्स नहीं बना पाई क्योंकि तब मेरे पास टाइम था, मैंने बना लिए, इस बार मेरे पास टाइम नहीं था। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के लिए लाइक प्रीलिम्स के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यू कैन मेक इट सब्जेक्ट वाइज। जैसे पीटी 365 आता है ना लास्ट में सब्जेक्ट वाइज, तो आपके नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज बने होने चाहिए। लाइक पॉलिटी का एक शीट लू शीट बना लीजिए, देन उस पे पॉलिटी की न्यूज जो जो आती है रोज लिखते रहिए उसी पे। इकोनॉमी का अलग पेज बना लीजिए, उस पे लिखते रहिए, एंड उसी पे आप शीट ऑन शीट ऐड ऑन करते रहिए। एंड अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन। मैंने नहीं बनाए थे, सो इट्स फाइन। आप एक कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो करिए और लास्ट तक उसी को रिवाइज कर लीजिए, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। जो भी मेथड आपको सूट करे, आपको बेटर लगे, आप वो फॉलो कीजिए। ओके, कि इंस्टाग्राम आईडी क्या है। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि और भी अगर आपकी क्वेरीज हों, मैसेजेस हों, आप लोग मुझे भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं कमेंट्स में भी शेयर कर दूंगी। आई आस्क सर टू राइट इट देयर। एंड अदर देन दैट, किसी को लिखना हो तो इट इज IAM, IAM_RITUMEENA, ऋतु मीना। IAM_ऋतु मीना। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वहां आप भेज सकते हैं। अभी मेरा थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। ऋतुराजा, थैंक यू फॉर क्लियरिंग योर डाउट रिलेटेड करंट अफेयर्स। हाउ मेनी ईयर करंट अफेयर व्हाट रिसोर्सेज यू प्रेफर्ड? ऋतुराज जी, मैं करंट अफेयर्स का सोर्स अपना ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वैसे ओनली आईएएस का यूट्यूब चैनल है। आई यूज्ड टू फॉलो इट डेली फॉर प्रीलिम्स बूस्टर एंड एडिटोरियल आल्सो, और उन्हीं की मंथली मैगजीन को मैंने लास्ट में रिवाइज किया है। तो कोई भी आप एक सोर्स चुन लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे, जहां से भी आप बेटर समझ पाए, वो आप लीजिए और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कीजिए। 12 महीने, 14 महीने, जो भी आपके पास टाइम पीरियड है, कितना करंट अफेयर चाहिए, 1 साल का तो मस्ट है। देखिए, आप उससे पहले का प्रिपेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो 1 ईयर इज मस्ट। लाइक नेक्स्ट ईयर अगर मई में एग्जाम है तो आप अभी मई से शुरू कर दीजिए। तो 1 साल का करंट अफेयर करिए, अच्छे से करिए, कंसिस्टेंटली करिए, और एक ही सोर्स से करिए, दैट विल बी इनफ। आई एम प्राउड कि हमारे एसटी का से। थैंक यू आशा जी, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, दीदी दौसा, यस आई बिलोंग टू दौसा राजस्थान। एंड मैं अब स्टार्टिंग से ही मैं दिल्ली में रही हूँ, तो मेरा स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन सब दिल्ली से हुआ है। बट यस, राजस्थान का रहने वाला चाहे आप भी। तो सभी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू मेरी तरफ से ये सेशन अटेंड करने के लिए। आई एम होपफुल कि सभी की क्वेरीज को मैंने एड्रेस किया होगा, एस्पिरेंट्स आप सभी के डाउट्स को मैंने क्लियर किया होगा। इसके अलावा और भी आपके पास कोई डाउट्स हैं तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दिया, आप उस पे मैसेज कर दीजिए। अभी मैं सिर्फ उसी पे एक्टिव हूँ, और कोई जगह सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो आप उस पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। दैट आई विल ट्राई टू एड्रेस अदर क्वेरीज एज वेल। सभी को बहुत दिल से धन्यवाद, एंड यूपीएससी टाइम को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि मैं सभी एस्पिरेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। हमेशा से ये भी एक सपना था कि सक्सीड हो जाएँगे तो दूसरों की हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरी भी बहुत हेल्प करी है यहाँ तक पहुँचने में। तो इट इज़ टाइम टू रिटर्न द ऑनर, द फेवर डेफिनिटली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड लगे रहिए। आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर सफल होगी। आई विश यू ऑल, everyone here present, I wish you all the very, very best. Thank you.